अवतार द लेजेंड एपिसोड 283 प्रतिशोध का वादा। कहानी अब आगे। युद्ध से पहले के दिन का वो दृश्य जब रंजीत राजा अजय राठौर से कुछ बातें कर रहा था। रंजीत, तो क्या सोचा आपने काका? सा राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम रुद्र को कल के हो रहे युद्ध में हरा दोगे और बदले में तुम उससे पूरा साम्राज्य ले जाओगे? रंजीत मुस्कान के साथ, सिर्फ साम्राज्य नहीं, उनकी रानी भी। राजा अजय राठौर गंभीरता से सोचने के बाद, पर क्या भरोसा है कि तुम जीतोगे? रंजीत, आप मुझ पे भरोसा रखिए काका। सा रुद्र, मेरे आगे कुछ नहीं है। अगर मैं डरा हुआ होता तो आज मैं अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता, पर मेरा आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि मैं बिना अभ्यास से भी रुद्र को हरा दूंगा। ये सुनकर राजा अजय राठौर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रंजीत की ओर देख उसे कहते हैं, राजा अजय राठौर, यानी कि जीतने के बाद तुम हमारी मदद करोगे? रंजीत मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर के पास जाकर उन्हें कहता है, रंजीत, और नहीं तो क्या, मैं चंद्रपुर साम्राज्य के कुछ राज्य आपको दे दूंगा, पर बदले में मुझे आप अपना किला दे देना। राजा अजय राठौर कुछ देर सोचने के बाद रंजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर रंजीत मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर को गले लगाकर कहता है, रंजीत मारे अच्छे और प्यारे काका। वर्तमान समय, जगह, राज्य का सीमा शाम होने को है। जमीन पर से मुस्कुराते हुए रंजीत खड़ा होकर राजा अजय राठौर से कहता है, रंजीत, धोखा देकर दल बदल दिया काका। उस समय मेरे तरफ थे और आज ये देव के हो गए। राजा अजय राठौर अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, इसे धोखा नहीं चालाकी कहते हैं रंजीत। परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना बुद्धिमान का काम है। तुमने खुद अपनी इज्जत गिराई है रंजीत। रंजीत गुस्से में, हाँ, मैंने रुद्र को कम आंक लिया, जिसके वजह मुझे ये अपमान सहना पड़ रहा है। राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए, यही तो भूल है तुम्हारी रंजीत। अगर तुम जीत जाते तो मैं तुम्हारा साथ देता, चाहे तुमने हमारी भवानी को दर्द पहुंचाने की कोशिश की हो, पर फिर भी हम तुम्हारा साथ देते। रंजीत अपने शरीर पर लगे जख्मों को देखते हुए राजा अजय राठौर से कहता है, रंजीत, ये घाव देख रहे हैं काका? सा भविष्य में जो घाव मैं चंद्रपुर और रुद्र को देने वाला हूं ना, वो घाव इतना दर्दनाक होगा, ये उन्होंने कभी सोची भी ना होगी। ये सुनकर राजा अजय राठौर एक कदम आगे आकर उसे कहते हैं, राजा अजय राठौर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रंजीत। रंजीत, मैं करूंगा। राजा अजय राठौर, अगर करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ये सुनकर रंजीत हैरान भरी नजरों से मन ही मन कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर से कहता है, रंजीत, तो क्या ये सच है जो मैं सोच रहा हूँ? राजा अजय राठौर बिना कुछ कहे रंजीत की ओर देखने लगते हैं। रंजीत गुस्से में अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, तो क्या हो, तो आपने भवानी का रिश्ता इन लोगों के साथ कर दिया जिन्होंने राजपूतों का अपमान किया? रंजीत आगे कुछ कहता राजा अजय राठौर उसे बीच में ही रोक कर कहते हैं, राजा अजय राठौर, पूरे राजपूतों को नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हें। रंजीत गुस्से में कहता है, रंजीत, मैं ही राजपूत हूँ काका। सा राजा अजय राठौर गुस्से में, नहीं, तुम राजपूत नहीं हो, बल्कि तुम तो एक राक्षस हो। ये कहकर वो अपने हाथ में लगे खून को साफ करते हुए कहते हैं, राजा अजय राठौर, तुम्हारे दास चंपल ने सब बक दिया है। हमने उसे कुछ दर्द क्या दिया, उसने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने कहा कि कैसे तुम और तुम्हारे साथी मिलकर हमारे आसपास के इलाकों में जाते थे और आदिवासी लड़कियों को उठाकर उनके साथ बुरा काम करते थे। तुमने राजपूतों को बदनाम किया है रंजीत, अब तुम एक राजपूत नहीं हो। ये सुनने के बाद रंजीत गुस्से में दांत चबाए राजा अजय राठौर की ओर देखते हुए कहता है, रंजीत, आप गलत कर रहे हो काका। सा जिन लोगों के लिए आप हमसे दुश्मनी ले रहे हो, भविष्य में उनका नामो निशान मिट जाएगा। राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से, मतलब
रंजीत गुस्से भरे भाव से, इस बार भले ही मैं शांति से जा रहा हूं, पर अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ मैं लाशें बिछा दूंगा, मृत्यु का तांडव होगा यहाँ। उस वक्त मैं रंजीत नहीं बल्कि काल बनकर यहाँ लौटूंगा। राजा अजय राठौर शांत भाव से, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रंजीत। रंजीत अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, बिल्कुल करूंगा। आज से पहले मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तरह का अपमान नहीं झेला है। अब से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, रुद्र और इस साम्राज्य का विनाश। राजा अजय राठौर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा रंजीत। अब से रुद्र हम में से एक होने वाला है, यानी कि भवानी अब इस साम्राज्य की रानी बनेगी। और तुम जानते हो कि संसार में हम अगर किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो भवानी है, और अगर तुमने उसे और दुख पहुंचाने की चेष्टा की तो तुम्हारा मरना तय है रंजीत। रंजीत अपने मन में प्रतिशोध लिए, हमें स्वीकार है काका। साथ जो लड़ाई रुद्र ने आरंभ कर दिया है, मैं उस लड़ाई को खत्म करूंगा। ये कहकर वो उस गधे पर बैठकर वहां से जा ही रहा था कि तभी पीछे से राजा अजय राठौर उसे कहते हैं, राजा अजय राठौर, अगर तुमने रुद्र को मारने की कोशिश की तो मैं मेरे कर्तव्य के विरुद्ध जाकर अपने हाथ से तुम्हारा गला काटूंगा। ये कर रंजीत पीछे मुड़कर कहता है, रंजीत, जिस हाथ से आप मेरे गले को काटेंगे मैं पहले ही आपके उसी हाथ को उखाड़ दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये कहकर वो उसी हालत में वहां से ढलते सूरज की ओर जाने लगता है। जगह राजमहल का छत। वहां रुद्र मन में कई सारे सवाल लिए ढल रहे सूर्य की ओर देख रहा था कि तभी पीछे से कोई कहता है, क्या हुआ राजकुमार, आप यहाँ अकेले? ये सुनकर रुद्र चौंककर अपने पीछे की तरफ देखता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 284। हमेशा। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, शाम का समय। जगह राजमहल। शाम ढलने के साथ ही राजकुमार रुद्र अपने भव्य महल की छत पर चुपचाप खड़े हो गए। उनकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी, जहां सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग की छटाओं से जगमगा रहा था, जिससे राज्य पर एक गर्म चमक छा रही थी। हवा के झोंकों की एक हल्की फुसफुसाहट रुद्र के बालों की लटों को धीरे धीरे हिलाते हुए उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से टकरा रही थी। उनकी आंखें जो अनकहे विचारों से भरी हुई थी, सूर्यास्त के रंगों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। फीकी पड़ती रोशनी उनके मन में उठ रहे सवालों को प्रतिबिंबित कर रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, रवि प्रजापति, क्या हुआ राजकुमार, आप यहाँ अकेले? ये सुनकर रुद्र चौंककर अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां वो रवि प्रजापति को देखकर कहते हैं, रुद्र महामंत्री जी आप। रवि सिर झुकाए, क्षमा करें राजकुमार, हमने आपको डरा दिया। रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, ऐसी कोई बात नहीं है महामंत्री जी। ये कहने के बाद रुद्र के निगाहें फिर से सूर्यास्त हो रहे दृश्य की ओर हो जाती है, जिसे देखकर रवि प्रजापति अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे रुद्र से कहते हैं, रवि हमें पता है राजकुमार, आप महाराज के लिए फैसले के वजह से खुश नहीं हैं। रुद्र, क्या फर्क पड़ता है महामंत्री जी, वो ना कभी सुधरे थे और ना कभी सुधरेंगे। रवि हैरान भरी नजरों से, मतलब रुद्र, वे अब भी अपने साम्राज्य को सबसे आगे रखते, ना आपको और ना हमें। ये सुनने के बाद रवि प्रजापति मन ही मन कुछ देर सोचने के बाद रुद्र से कहते हैं, रवि गंभीर भाव से, मुझे अब भी वो समय याद है राजकुमार, जब चोला साम्राज्य के राजा ने हमारे कुछ राज्यों पर हमला कर दिया था। तब महाराज सेनापति भानुराज और हम युद्ध के लिए निकले। हम उनके बहुत नजदीक आ गए थे, इतना कि हम चाहते तो उन्हें हरा भी लेते कि तभी एक खबर आई कि आपकी तबीयत खराब है। ये सुनकर महाराज ने हमें चंद्रपुर लौटने का आदेश दे दिया, बस इसीलिए कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, रवि, वो उस समय बहुत चिंता में पड़ गए। महाराज पूरे 10 महीनों से युद्ध में व्यस्त थे, पर आपकी तबीयत खराब होने से वो इतने भावुक हो उठे कि उन्होंने पूरी सेना को चंद्रपुर लौटने के लिए कह दिया। पता है, उस दिन हमने पूरे 4 महत्वपूर्ण राज्य खोए थे, जिसके बाद हमारे साम्राज्य में भूखमरी फैल गई थी। रुद्र हैरान भरी नजरों, क्या
रवि अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, हाँ राजकुमार, उन्होंने आपके लिए पूरे राज्य को भूखमरी में झोंक दिया। आप आज उन्हें लोभी कह सकते हैं, पर आज तक उन्होंने जो भी किया है वो सिर्फ आपके लिए ही किया है, बस आपके लिए। ये कहकर उनके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछकर रुद्र से कहते हैं, रवि, आज उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसके पीछे भी कोई कारण होगा, इसीलिए जो भी महाराज कह रहे हैं उनको समझिए। हम बस आपको इतना ही कह सकते हैं कि महाराज इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो आपसे करते हैं। ये कहकर महामंत्री रवि प्रजापति रुद्र से अनुमति लेकर वहां से जाने लगते हैं। उनके जाते ही रुद्र उनके कहे बातों को बड़े गंभीर भाव से सोचने लगता है। जगह, भवानी का कमरा। वहां कमरे में राजा अजय राठौर के इस फैसले से भवानी नाराजगी जताती हुई अपनी मां से कहती हैं, भवानी, बाबा ने हमसे बिना पूछे ये फैसला लिया कैसे? उन्हें एक बार तो हमसे पूछ लेना चाहिए था। रानी श्रीलेखा मुस्कान रखे, तुम नाराज क्यों हो रही हो भवानी? तुम्हारे बाबा ने जो भी फैसला लिया है तुम्हारे भलाई के लिए लिया होगा। भवानी पलट कर, कौन सी भलाई माँ? बाबा ने बड़ा खानदान देखकर हमारा रिश्ता जोड़ दिया है, और क्या वजह हो सकती है? रानी श्रीलेखा, तो क्या हुआ? ठीक ही तो किया उन्होंने, वैसे भी राजकुमार रुद्र एक उत्तम वर हैं तेरे लिए। ये सुनकर भवानी अपने माँ के पास बैठकर कहती है, भवानी नाराज होकर, हम जानते हैं कि राजकुमार रुद्र एक अच्छे पुरुष हैं, पर हम उन्हें प्रेम नहीं करते। भवानी कुछ और कहती, रानी श्रीलेखा उन्हें बीच में ही रोक कर कहते हैं, रानी श्रीलेखा, प्रेम नहीं हुआ है तो क्या हुआ, समय के साथ हो जाएगा। वैसे हमने भी थोड़ी ना आपके बाबा को देखकर विवाह किया था। भवानी नाराजगी दिखाते हुए, हाँ, पर वो दौर अलग था। देखिए माँ, हम राजकुमार रुद्र से प्रेम नहीं करते। इसके बाद भवानी एक गहरी सांस लेकर उन्हें कहती है, भवानी माँ, हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसे पुरुष से विवाह करें जिसके लिए हमारे मन में प्रेम ना हो। ये सुनकर रानी श्रीलेखा अपने आंखों में आंसू लिए भवानी से कहती हैं, रानी श्रीलेखा, बात प्रेम की ना है भवानी, बात है हमारी सुरक्षा की। भवानी हैरान भरी नजरों से, मतलब? रानी श्रीलेखा बाहर से आए हुए घुसपैठी राजा अब धीरे धीरे हमारे आसपास के राजपूतों को अपनी ओर करने में लग चुके हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम दुश्मन से घेरे हुए मिलेंगे। आपके बाबा बस हमें बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जिससे चंद्रपुर साम्राज्य हमारे साथ मिल जाए, जिसके मदद से हम दुश्मन से बच सकते हैं। ये सुनकर भवानी कुछ देर मौन होकर इस बात को ध्यान से सोचने लगती है कि तभी रानी श्रीलेखा उसे कहती हैं, रानी श्रीलेखा, ये ही आखिरी रास्ता है भवानी, क्या तू ये चाहती है कि हम पर कल हमला हो और हम सब मर जाएं? भवानी भावुक भाव से, नहीं माँ। रानी श्रीलेखा, तो विवाह कर ले भवानी, मेरे और हमारे लिए न सही अपने बाबा के लिए तो कर ले। ये कहकर रानी श्रीलेखा भवानी को गले लगाकर रोने लगती हैं। रात का समय, जगह, महाराज वीरेंद्र का कमरा। वहां महाराज अपने बिस्तर पर लेटे अपने हाथ में एक किताब लिए उसे पढ़ रहे थे कि तभी कमरे के बाहर खड़े राजकुमार रुद्र उन्हें कहते हैं, रुद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूं पिताश्री? महाराज वीरेंद्र रुद्र की ओर देखकर, आओ। रुद्र घिरे घिरे चलते हुए महाराज वीरेंद्र के पास आकर बैठ जाते हैं। वो महाराज को किताब पढ़ता देख पूछते हैं, रुद्र, कौन से किताब पढ़ रहे हैं आप? महाराज वीरेंद्र अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, गोपाल दास की मजेदार कहानियां पढ़ रहा हूं, इसमें एक बंदर की बात लिखी है जो एक राजा के ऊपर आकर। महाराज वीरेंद्र आगे कुछ कहते रुद्र उन्हें कहता है, रुद्र, मुझे स्वीकार है। महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से, मतलब? रुद्र, हमें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है पिताश्री। ये कहते हुए रुद्र के आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। रुद्र महाराज वीरेंद्र का हथेली पकड़े, हमें आपकी और हमारे साम्राज्य की सुरक्षा की चिंता है पिताश्री। आपने अपने जीवन काल में जो भी हमारे लिए किया है उसका ऋण उतारते उतारते मैं मर भी गया तो भी उतार नहीं पाऊंगा। अगर एक विवाह से ये सब हो सकता है तो हमें स्वीकार है। ये सुन महाराज वीरेंद्र के आंखों से आंसू निकलने लगता है।
महाराज वीरेंद्र, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे पुत्र, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, मैं ही एक बुरा पिता हूँ। ये सुनकर रुद्र अचानक से भावुक होकर उन्हें गले लगाकर रोते हुए कहता है, रुद्र, आप इस संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। मैं आपको गलत समझता रहा, पर आप हमेशा मेरे भलाई के लिए सोचते रहे। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र का दिल भर जाता है और वो भी भावुक होकर रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हमेशा सोचता रहूंगा। अवतार द लेजेंड एपिसोड 285। कहानी अब आगे। 7 साल पहले। जगह हुआ पर्वत, चाइना। सुबह का समय। पहाड़ों की ठंडी सुबह की हवा में सूरज ने धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया, जिससे ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य पर सुनहरा रंग छा गया। उत्सुक लड़कों की भीड़ एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी के सामने इकट्ठा हुई थी। उनकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी थीं। ऊंची चोटियों के बीच बसी झोपड़ी उस दिन एक असाधारण प्रतियोगिता की पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रही थी। तभी नूर, 24 साल उम्र, एक अस्थायी अखाड़े के केंद्र में खड़ा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चयी चमक थी। वह दुबले पतले शरीर का लड़का था, लेकिन उसका रुख दृढ़ था, आत्मविश्वास और शांति का परिचय दे रहा था। उसके सामने 5 प्रतिद्वंद्वी खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक दुर्जेय था। उनके चेहरे पर गंभीर दृढ़ संकल्प था। हवा में तनाव स्पष्ट था, क्योंकि दर्शक अपनी सांस रोके हुए थे, संघर्ष शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। एक तेज आज्ञाकारी इशारे के साथ लड़ाई शुरू हुई। नूर एक छाया की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे, क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। उसके विरोधी एक साथ उस पर झपटे। उनकी तलवारें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। पहाड़ों में तलवार की टक्कर की गूंज सुनाई दी। भारी बाधाओं के बावजूद नूर अविचलित रहा। उसकी हरकतें तरल थीं, लगभग एक नृत्य, क्योंकि वह कुशलता से प्रत्येक हमले को रोक रहा था। उसकी तलवार गति के धुंधलेपन में चमक रही थी, सटीकता और गति के साथ वार कर रही थी। नूर के हमले के बीच से गुजरते हुए देख रहे लड़के विस्मय में चौंक गए। उसकी चपलता और सजगता लगभग अलौकिक थी। एक एक करके उसके विरोधी अथक हमले के आगे लड़खड़ा गए। नूर की तलवार ने अचूक सटीकता के साथ अपना निशाना साधा, अपने प्रतिद्वंदियों को तेज गणनापूर्ण हमलों से निहत्था कर दिया। युद्ध की क्रूरता के बावजूद नूर ने संयम के साथ लड़ाई लड़ी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके प्रतिद्वंदियों हार जाएं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। देख रहे लड़कों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि नूर ने अकेले ही सभी 5 विरोधियों को नीचे गिरा दिया। प्रत्येक गिरने पर भीड़ की सामूहिक सांसें रुक गईं। जब उसके आखिरी दुश्मन हौंफते हुए और पराजित होकर जमीन पर गिर पड़े, नूर खड़ा रहा। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लड़के खुशी से झूम उठे। नूर के कौशल के लिए उनकी प्रशंसा उनके उत्साहित वार्तालाप में स्पष्ट थी। नूर ने अपनी तलवार को शांत गरिमा के साथ म्यान में रख लिया। उसके चेहरे पर गर्व का कोई संकेत नहीं था, केवल एक योद्धा की शांत संतुष्टि थी, जिसने बाधाओं का सामना किया था और विजयी हुआ था। कुछ देर बाद, पहाड़ के झरने के पास, दोपहर का समय। पहाड़ों की शांत गोद में नूर एक झरने के पास बैठा था, जिसकी धीमी गर्जना शांत जंगल में एक सुखदायक लोरी की तरह थी। साफ ठंडा पानी चट्टानों से नीचे बह रहा था, जो उसकी बांह पर तलवार के ताजा घाव से निकले खून के साथ मिल रहा था। उसने धारा में एक कपड़ा डुबोया, बहते पानी से घाव को सावधानी से पोंछा। उसका चेहरा शांत केंद्रित था। उसके बगल में जड़ी बूटियों का एक बंडल तैयार पड़ा था। नूर ने अपने हाथ में पत्तियों को कुचला, उनका उपचार करने वाला सार निकाला और घाव पर लगाई। उसकी आंखें उसके चारों ओर के जंगल की शांत सुंदरता को प्रतिबिंबित कर रही थीं। तभी पीछे से किसी के आने की आवाज सुनकर नूर अपने हाथ में रखा हुआ चाकू तेजी से उस दिशा में फेंकता है जिधर से आवाज आ रही होती है। कि तभी उस दिशा में खड़ा आदमी झट से उस चाकू को पकड़कर कहता है, लियान, काफी तेज हो गए हो नूर। उस्ताद लियान को देखकर नूर खुशी से उन्हें कहता है। नूर चेहरे पर मुस्कान रखे, उस्ताद आप? लियान मुस्कान के साथ, हाँ मैं। इसके बाद वो चलते हुए नूर की ओर आकर कहते हैं, लियान, मैंने सुना कि तुमने आज 5 लड़ाकुओं को अकेले हरा दिया।
नूर घाव पोंछते हुए, जी उस्ताद, हर दिन एक एक को हराने में मजा नहीं आ रहा था, तो सोचा आज एक साथ 5 से लड़ाई की जाए। लियान चलते हुए नूर के पास आकर कहते हैं, लियान बिल्कुल ठीक किया तुमने। लियान आगे कुछ कहते जंगल से होते हुए एक छोटा सा लड़का चिल्लाते हुए उन्हें पुकारता है और कहता है, कुल 10 साल उम्र उस्ताद। ये सुनकर लियान और नूर उस लड़के की ओर देखते हैं, जिसे देखकर लियान भी चिल्लाते हुए उस लड़के से कहते हैं, लियान हाँ कहो क्या हुआ। कुल चिल्लाते हुए, कोई आपसे मिलने आया है उस्ताद। ये सुनकर लियान और नूर एक दूसरे की तरफ हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं। लियान चिल्लाते हुए, हाँ आता हूँ। जगह, लियान का घर झोपड़ी। वहां पहुंचते ही वे दोनों देखते हैं कि घर की सामने एक 34 फीट ऊंचा आदमी अपने पेट को सहलाते हुए वहां खड़ा था, जिसके पास 2 नौकर एक बक्से को पकड़े खड़े थे। तभी वो मोटा आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान रखे उस्ताद लियान को हाथ जोड़ के कहता है, रंगीला दास नमस्ते उस्ताद लियान, आप ही उस्ताद लियान है क्या? लियान चेहरे पर मुस्कान रखे, जी मेरा नाम है लियान, वैसे आप कौन हैं? रंगीला दास मुस्कुराते हुए, मेरा नाम रंगीला दास है, मैं भारत से आया हूँ। इसके कुछ देर बाद लियान और रंगीला दास उस झोपड़ी के भीतर कुछ बातें करने लगते हैं। लियान तो कहिए जनाब, क्या काम है हमसे? रंगीला नूर को देखकर लियान से कहता है, रंगीला हाँ, काम की बात के लिए अगर हम अकेले में बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर लियान नूर को आंखों से कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हैं। नूर यह बात समझ जाता है और बाहर चला जाता है, पर दरवाजे के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। लियान, अब यहाँ इस कमरे में कोई नहीं है, कहिए क्या काम है? ये सुनकर रंगीला दास अपने नौकरों को इशारा देते हैं, जिसके बाद वो नौकर एक छोटे से बक्से को लियान के आगे रखकर उसे खोलने लगते हैं, जिसके अंदर कई सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर लियान की आंखें चमक उठती है। तभी रंगीला दास कहते हैं, रंगीला दास, ये 3 किलो सोने के सिक्के आपको काम करने के लिए दिया जा रहा है, काम खत्म हो जाए तो बाकी के 4 किलो सोने के सिक्के आपके पास पहुंच जाएंगे। लियान हैरान भरी नजरों से कुछ देर सोचने के बाद, इतने सारे सोने के सिक्के मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखा। तभी वो रंगीला दास की ओर देखकर कहते हैं, लियान जैसा दाम वैसा काम। जनाब, आप किस तरह का काम चाहते हैं हमसे, जिसके लिए हमें इतने सारे सोने के सिक्के दे रहे हैं? रंगीला दास अपने पेट को सहलाते हुए, किसी को मारना है। लियान हैरान भरी नजरों से, किसे? रंगीला दास एक गहरी सांस लेकर, उसकी पहचान अभी 1 साल में ही हुई है, लोग कहते हैं उसके सामने जो आया वो मरा, चाहे कोई भी हो उसका मरना तय है। लोग उसे भूत घुल पिशाच जिन के नाम से जानते हैं। वहां ये सब नूर बाहर खड़ा होकर चुपके से सुन रहा था। रंगीला दास कोई रहम नहीं बसाता है और लाशें बिछाकर चला जाता है। चाहे तुम कितने भी लोग उसके सामने भेज दो, वो अकेला सभी को मौत के घाट पहुंचा देता है। ये सुनकर लियान के माथे पर से पसीना निकलने लगता है। लियान अपने माथे पर से पसीना पोंछकर उन्हें कहता है, लियान डरे हुए भाव से, आखिर कोई तो नाम होगा ना उसका? रंगीला दास डर से थूक गटक कर, हम उसका नाम नहीं जानते, मैंने आपको सिर्फ वही बताया जो लोगों ने अपने अंतिम क्षणों में उसके बारे में कहा था। लियान डरे हुए भाव से, आखिरी वक्त मतलब? रंगीला दास मतलब जो लोग उसके साथ लड़े और हाथ पैर कटने के बाद भी बच गए, वो लोग होश में आने के बाद पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, मानो उन्होंने कोई डरावनी चीज देख ली हो। कुछ तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। लियान डरे हुए भाव से, क्या डरावना मंजर देखा होगा उन्होंने? रंगीला दास अपने पेट को सहलाते हुए, ठीक वैसे ही वो अब हमारी ओर बढ़ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सिक्के दे रहा हूं कि तुम मुझे बचाओ। लियान हैरान भरी नजरों से, पर इस काम के लिए इतने सिक्के? रंगीला दास उन सिक्कों को मुट्ठी में भरकर कहता है,
रंगीला दास चेहरे पर मुस्कान लिए, ये सोने के सिक्के आखिर किस काम के होंगे जब मैं बचूंगा ही नहीं, इसीलिए 5 महीनों से तुम जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अपना सेना बना रहा हूं। ये सुनकर लियान उनके सिक्कों की ओर देखने लगते हैं, तभी रंगीला दास उठकर उन्हें कहते हैं, रंगीला दास तो क्या सौदा पक्का हुआ। लियान ये सुनकर डरते हुए सोचने लगते हैं कि तभी रंगीला दास उन्हें कहते हैं, रंगीला दास अरे जल्दी कहिए उस्ताद लियान, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे और भी उस्तादों के पास जाना है, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं किसी और से काम करवा लूंगा। लियान हड़बड़ाते हुए उन सिक्कों को अपने पास रखकर, अरे नहीं जनाब, सौदा पक्का हुआ। मैं तो सोच रहा था कि कितने लोग चाहिए आपको। रंगीला दास, जितने अधिक आप ला सकते हो, कोई परिसीमन नहीं। अगर ज्यादा लोग हो जाएं तो मैं और भी सिक्के देने के लिए तैयार हूं। ये सुनना चाहते हुए भी लियान को उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा। तभी कुछ देर बात करने के बाद वो सभी झोपड़ी में से निकलते हैं कि तभी लियान उन्हें पूछते हैं। लियान अपने चेहरे पर मुस्कान लिए, वैसे जनाब आपकी सल्तनत कहाँ है? रंगीला दास अपने पेट को सहलाते हुए, अगर आप अपने इलाके के दक्षिण से जाएं और कुछ बर्फीली पहाड़ों को पार करें तो आपको स्वर्ग जैसी जगह मिलेगी। इसका नाम है कश्यपमार। हमारा राज्य इसके अंतर्गत आता है। आप आज शाम से निकलेंगे तो करीब 78 दिनों में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो अपने नौकरों के साथ अपने अपने घोड़ों के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। जिनके जाने के बाद लियान गंभीर भाव से सोचते हुए कहते हैं, लियान आखिर ऐसा कौन है जिससे ये इतने डरे हुए?